जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज इन यूपीएससी जीएस 4। आज हम कंप्लीट जो बेसिक फॉर्मेट है किसी भी केस स्टडी को सोल्व करने से पहले, क्या उसका अप्रोच रहना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कौन कौन से इश्यूज हैं जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, उनका क्या सोल्यूशन रहना चाहिए, कैसी चीजें हैं जो हमसे एक्सपेक्ट की जाती है केस स्टडी को सोल्व करने के लिए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है जब हमें अपना आंसर जो है, जब हमें अपना जो केस है वो सोल्व करना है। तो पहले हम देखेंगे मेजर इश्यूज इन केस स्टडी राइटिंग एंड सॉल्यूशंस। क्या इश्यूज हैं जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं केस राइटिंग में, वो देखेंगे, और उनका जो सोल्यूशन है क्या हो सकता है वो देखेंगे। सेकंड, हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप्स। केस स्टडी को सोल्व करने के लिए यूपीएससी कौन कौन से ऐसी क्वेश्चन जो टाइप्स है आपसे पूछता है वो देखने वाले हैं। थर्ड, हम देखेंगे आंसर स्ट्रक्चर फॉर केस स्टडीज। क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर जो रहता है केस स्टडी का, वो देखेंगे। इसमें हम आपको एक नया जो पॉइंट है एग्जीक्यूशन वाला वो बताएंगे, उससे आपको एक मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे डोंट्स। क्या आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन केस स्टडी को सोल्व करते समय आपसे की जाती हैं, हम वो देखेंगे। 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऐसे 10 पॉइंट देखेंगे जो हमसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं केस स्टडी को सोल्व करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 20 पॉइंट्स हैं ये रहने वाले हैं। काफी एस्पिरेंट्स इसमें जो है गलती करते हैं, इसकी वजह से ही जो मार्क्स हैं उनके जो है बढ़िया नहीं आ पाते। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेजर इश्यूज इन केस स्टडीज राइटिंग एंड सोल्यूशन। क्या इश्यूज है जो एस्पिरेंट फेस करते हैं, क्या इश्यूज है जो एस्पिरेंट फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। ये इशू क्यों रहता है? क्योंकि रीडिंग स्किल जो है वो स्लो रहता है, और जो 250 वर्ड में केस स्टडी का आंसर लिखना होता है वो ओवरशूट हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि जो पेजेस है वो कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे माइंड में रहता है जब हम आंसर लिखते हैं, उसकी वजह से 250 की जो वर्ड लिमिट है वो ब्रीच होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सोल्यूशन क्या रहेगा? सोल्यूशन यही है, आपकी जो रीडिंग स्किल स्लो है, डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो रीडिंग स्किल है वो इंक्रीज हो सके, और पीवाईक्यू एनालिसिस हमें करना है। साथ ही साथ एक फिक्स्ड जो स्ट्रक्चर है जो अभी हम आपको बताएंगे उसे फॉलो करके हम अपना जो टाइम है एग्जाम में जब हम केस सोल्व करेंगे वो कम कर सकते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर स्टेक होल्डर्स लिखते हैं, फिर इश्यूज क्या है, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछता है ऑप्शंस क्या है, उसके बाद उस ऑप्शन की जो अगर वो पूछे क्या चॉइस है वो करनी होती है, उसके बाद जो है कंक्लूड करना होता है। तो ये हमारा ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर है। ये लगभग सभी जो केस स्टडीज है उनमें यही रहता है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है टाइम प्रैक्टिस करना है। पहले आप जो है 20 मिनट में कोशिश करिए, 20 मिनट्स में जो केस है उसे सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे एग्जाम तक आपका जो ये टाइम है ये आप कोशिश करिए, जब आप पूरी जो डायमेंशंस है कैसे कवर करनी है केस स्टडी की, कैसे लिखना है, जब आपके माइंड में पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतने टाइम में आप जो है कर पाओगे। ठीक है, और इतने ही टाइम में हमें जो है रियल एग्जाम में करना है। कैटेगराइज डिलेमा। ठीक है, आपने क्या करना है, अलग अलग टाइप की जो केस स्टडी पूछी जाती है, अलग अलग टाइप की जो केस स्टडी पूछी जाती है, जैसे एनवायरमेंट से लेके, तो इसमें क्या एथिकल डायलेमास हैं जो फिक्स रहते हैं, ये आपने पहले ही 4-5 जो पॉइंट है उसकी लिस्ट बना लेनी है। जैसे करप्शन के ऊपर क्यों पूछता है, क्या एथिकल डायलेमास रहेंगे आपने पहले ही जो है बना लेने हैं। जैसे अगर किसी पॉलिटिशियन की एंट्री होती है तो कौन से एथिकल डायलेमा मेरे सामने आने वाले हैं, इसकी जो लिस्ट है आपने पहले ही रेडी रखनी है। तो ऐसे जो है स्मार्ट वर्क आपने करना है ताकि एग्जाम में आपका एथिकल डायलेमा से सोचने में ज्यादा समय ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्सप्रेशन एंड फ्लो। ठीक है, ये भी इशू रहता है, जार्गन, पुअर फ्लो, इरेलेवेंट एग्जांपल। ठीक है, एस्पिरेंट के माइंड में ये एक प्रेशर रहता है कि उसने जो है ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल इंक्लूड करनी है। ठीक है, ताकि वो अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर पाए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी ऐसी एग्जांपल वो कोट करने लगता है जो वहां पे रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, उसका कोई भी उस पॉइंट के साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा, लेकिन क्योंकि प्रेशर है एग्जांपल के साथ हम उसने लिखना है, तो वो इरेलेवेंट एग्जांपल जो है होने लगती है। इसका सोल्यूशन क्या रहेगा वो देखते हैं। सिंपल प्रिसाइज वर्ड है वो यूज करने हैं। लॉजिकल जो कनेक्टर्स हैं, काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉइंट में लिखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनालिटिकल होते हैं और उसे हम जो है फ्लो में लिखेंगे। उसे फ्लो में लिखने के लिए हम जो कनेक्टर्स हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट में भी आप यूज कर सकते हो ताकि हमारा जो आंसर है वो लॉजिकल लगे। ठीक है, उसके बाद यूपीएससी फ्रेंडली जो एथिक्स टर्म है, जैसे प्रॉपर्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं जो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद शॉर्ट जो रेलेवेंट एग्जांपल्स है उसके साथ जस्टिफाई करेंगे। हमारा जो एग्जांपल है वो कोलैबोरेटिव नहीं होना चाहिए, वो जो हमारा पॉइंट है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है जस्ट उसे जो है जस्टिफाई करने के लिए एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो एग्जांपल्स है वो यूज करने हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जो है शॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड इशू है वो फेस करते हैं, जो बायसनेस है उनके आंसर में वो आने लगता है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इशू रहता है, वो अपने जो आंसर में एस्पिरेंट्स जो है अपने आंसर में पर्सनल और पॉलिटिकल जो बायस है वो नजर आने लगता है, और कभी कभी ऐसा एक्सट्रीम ओपिनियन भी हम कोट कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन जो है रहने वाला है, स्टेक होल्डर व्यू। जब भी आंसर लिखो तो पहले जो है हम स्टेक होल्डर जो वो पूछे ना पूछे, जो हम 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं जो केस में इन्वॉल्व है, हमने उनकी जो वनरेबिलिटी उसके हिसाब से उन्हें प्रायोरिटाइज करना होता है, और उसके बेस से क्या एथिकल डायलेमास है वो हमें एथिकल इश्यूज है वो पता चलते हैं, उसके हिसाब से हमें जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ये ऐसे ही स्टेक होल्डर की मदद से हम अपना जो केस है उसे होलिस्टिकली जो है सोल्व कर पाते हैं। तो अपने क्या करना है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका व्यू माइंड में रखना है। ठीक है, तो काफी एस्पिरेंट्स जो है क्योंकि फिक्स्ड स्ट्रक्चर भी रहता है और पीवाईक्यू एनालिसिस की वजह से हमें ये आइडिया हो जाता है कि क्या इश्यूज है वो आने वाला है। उसके अलावा अगर हमने केस को 360 सोल्व करना है, सभी डिमेंशन को कवर करना है, तो स्टेक होल्डर जो है उसे हमें अपने जो माइंड में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो वर्ड्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की ओवरऑल जो मोरालिटी है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके कुछ कीवर्ड्स हैं वो हम यूज करेंगे जगह जगह अपनी आंसर में। जब भी पॉइंट लिखेंगे इसके साथ बैक करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम अपना जो सोल्यूशन लिखें, अपनी जो चॉइस है वो बताएं, तो हम उसे बैक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो मोरालिटी है उसके साथ। इसके अलावा हम जो है बैलेंस जो जजमेंट है, जिसमें हम लो प्लस कंपैशन जो है वो दिखाएंगे, और न्यूट्रलिटी चेक जो है ये हमारे आंसर में होना चाहिए। हमें जो पॉलिटिकल बाइसनेस है वो नहीं दिखानी, और कोशिश करेंगे जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं खासकर पॉलिटिकल वो हम अवॉइड करें, ठीक है, वो हम अवॉइड करें। क्या क्वेश्चन टाइप यूपीएससी पूछता है, नेक्स्ट वो देखते हैं। पहली टाइप जो पूछेगा काफी सिंपल होगा, उसमें आपको एथिकल डायलेमास प्लस क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे वो पूछता है। दूसरी टाइप में वो ऑप्शंस क्या अवेलेबल रहेंगी वो पूछेगा, और उसके जो मेरिट एंड डीमेरिट है वो पूछेगा, ठीक है। तीसरी जो टाइप है उसमें वो ऑप्शन पूछेगा, उसके मेरिट डीमेरिट ये पूछेगा, और आपकी क्या चॉइस है वो पूछेगा, ये थर्ड टाइप है। फोर्थ टाइप में वो आपको ये सभी चीजें जो हमने ऊपर लिखी, आपको डायलेमास पूछेगा, ऑप्शन पूछेगा, उसके मेरिट डीमेरिट जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन है ईच पॉइंट का वो पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो पॉलिसी सिस्टमेटिक रिफॉर्म है वो पूछेगा, और कैसे इसे एग्जीक्यूट करने वाले हो वो पूछेगा, ठीक है। तो जो फोर्थ टाइप है ये काफी ब्रॉड टाइप है, और यूपीएससी अभी जो फोकस कर रहा है इस टाइप के ऊपर जो है फोकस कर रहा है। लगभग जो क्वेश्चन जो पुट करता है उसमें जो है फोर्थ टाइप जो है काफी जो है सभी डायमेंशन लगभग वो कवर करता है। ये है ओवरऑल जो क्वेश्चन की टाइप्स, ये हम आगे जब सोल्व करेंगे कैसे सोल्व करना है, कितनी जो वर्ड लिम्स है पर टाइप किसे देनी है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो आंसर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है, जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहने वाला है उसके बारे में देखते हैं। आंसर स्ट्रक्चर फॉर केस स्टडी, जो इंट्रोडक्शन है ये मस्ट है, ये हम लिखेंगे, और हमारा इंट्रोडक्शन जो होगा 15 से 20 वर्ड में हम लिखने वाले हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली 2 वेज हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला तो है जो केस ऊपर दिया है उसे हम समराइज करेंगे, कोशिश करेंगे 15 से 20 वर्ड में ही हम खत्म कर दें, मैक्सिमम जो है 25 वर्ड, ठीक है। इससे ज्यादा हम जो है इंट्रोडक्शन को जो है इतनी तवज्जो नहीं देंगे। और दूसरा जो वे है उसमें हम करंट फेयर के साथ जो है इसे लिंक कर सकते हैं। अगर सेम ही इशू जो है करंट में चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे जो है करंट में जो इशू चल रहा है उसके साथ रिलेट करके विद इन 20 वर्ड हम उसे लिख पाएं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो अप्रोच है इंट्रोडक्शन में वो रह सकता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया, जैसे इस तरीके से कुछ लैंग्वेज है जो हम यूज कर सकते हैं। दिस केस रिफ्लेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपैशन एंड ड्यूटी, हाईलाइटिंग यूटिलिटेरियन वर्सेस डियोंटोलॉजिकल एथिक्स इन पब्लिक सर्विस। तो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम एथिकल जो एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो यूज करेंगे, या फिर हम जो करंट जो कॉन्टेक्स्ट है जो चल रहा होगा उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो केस स्टडी है उससे रिलेवेंट। नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चर में रहेगा सेकंड नंबर पे वो हम स्टेक होल्डर लिखते हैं, और स्टेक होल्डर हम अगर पूछे चाहे ना पूछे हम जो है मेंशन कर देते हैं, ठीक है। कुछ 4-5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कीवर्ड ऐसे 4-5 स्टेक होल्डर जो हमें केस स्टडी में दिए गए होते हैं वो लिखते हैं, और इसके अलावा जो रिलेटेड होते हैं स्टेक होल्डर वो हमने आपको बता दिया था, कुछ फिक्स स्टेक होल्डर रहते हैं, ठीक है। जब भी अलग अलग टाइप की हमने जो केस स्टडी पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था उसमें हमने आपको 4 जो टाइप थी मेन वो बताई थी, ठीक है। उसके बेस पे हमने जो स्टेक होल्डर जो फिक्स रहते हैं वो बताए थे आपको, उसी टाइप के बेस पे हमने जो है आपको अलग अलग जो एथिकल जो डायलेमास है वो बताए थे, ठीक है। एथिकल जो डायलेमास है हमने आपको वो बताए थे। स्टेक होल्डर में जो क्विज में दिया होगा वो हम मेंशन करेंगे, कभी ऑफिसर देता है, ठीक है, कभी इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्वॉल्व होता है, कभी सिटीजन, वनरेबल ग्रुप, गवर्नमेंट, सोसाइटी, फ्यूचर जनरेशन, एनवायरमेंट। तो ऐसे जो की स्टेक होल्डर है वो आपको मेंशन किए गए होंगे, वो हम केस के हिसाब से जो लिखने वाले हैं, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेप जो है स्टेक होल्डर रहेगा। थर्ड रहेगा एथिकल डायलेमास, ठीक है। तो हमने आपको जो है 20 एथिकल डायलेमा पर केस स्टडी जो टाइप है उसके हमने आपको फिक्स जो है वो बताए हैं, वो रिपीटेटिव है, वैसे ही जो आगे भी रिपीट होने वाले हैं। तो एथिकल डायलेमास में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ तो आप जो केस को पढ़ते ही समझ जाओगे कि ये एथिकल डायलेमास है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसे समझने में हमें काफी दिक्कत होता है, तो वो हम क्या करते हैं, जो फिक्स जो एथिकल डायलेमास होते हैं ये जो है सही से हम फिट करने की कोशिश जो है वो करते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा कोर डिमांड। इसमें जो है क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है जो वो पूछ रहा है, बेसिकली जो ऑप्शंस पूछता है उसका क्रिटिकल एनालिसिस पूछता है वो लिखते हैं। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा हम हेडिंग में बताएंगे, जैसे ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हेडिंग देंगे, उसके बाद सब हेडिंग में जो है मेरिट डीमेरिट ऐसी कुछ चीजें वो लिखेंगे। हेडिंग और सब हेडिंग में ही हमें जो आंसर लिखना है, इससे हमारे आंसर की जो क्लैरिटी है वो नजर आती है। ऑप्शन अवेलेबल क्या है, मैक्सिमम अगर काफी पार्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम जो है मैक्सिमम 3 और 4 जो है वो बताते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्रिटिकल वैल्यूट भी करके दिखाते हैं, तो ये पॉइंट काफी हो जाते हैं, ठीक है। ईच पॉइंट जो है कम से कम 2 मेरिट और 2 डीमेरिट हम बताते हैं। तो इसकी वजह से एक में अगर 4 है तो अगर हम 3 लिखेंगे तो 12 जो पॉइंट है ओवरऑल वो बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम 4 लिखेंगे तो आप देख लो वो 16 पॉइंट बन जाएंगे। तो ये हमारी स्पेस भी कवर करेगा। हम क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो ऑप्शन है उसे लिखेंगे, मैक्सिमम हम 3 लिखते हैं, ठीक है, मिनिमम हम जो है 3 लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में डिमांड जो है स्पेस ज्यादा है और जो डिमांड है ऑप्शन के ऊपर उसने ज्यादा फोकस किया तो हम 4 जो है वो लिखेंगे, ठीक है। वो 4 से हम 5 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है मेरिट डीमेरिट, ये हम टेबल में भी दिखा सकते हैं और पॉइंट में भी। ये हम अपनी जो डाइवर्सिटी है अपने जो आंसर में केस में उसे सोल्व करने में वो बताते हैं। नेक्स्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो हमारा रहेगा, जो हमें वो चूज करने के लिए बताता है, उसे हम जस्टिफाई करते हैं विद एथिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी। जो हमारा सोल्यूशन होगा और हमारा जो जस्टिफिकेशन होगा वो प्रैक्टिकली वैलिड होना चाहिए, विद बैक्ड बाय एथिक्स, ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल के साथ जो है बैक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिंग विद एग्जांपल्स। हम कोशिश करेंगे रियल लाइफ जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी एग्जांपल हम कोट करें, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो कोट करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज है, ठीक है, उसकी जो मोरालिटी है वो हम कोट करें, उसके साथ हमारा जो पॉइंट है वो जस्टिफाई करें। और गांधी जी जो फिलोसफी है, ऐसे जो थिंकर्स है उनकी जो व्यू पॉइंट है वो हम कोट करें। जैसे गांधी जी के जो 7 सिंस है, आई होप आपने ये पढ़ा होगा, ये हम जो अपने जगह जगह आंसर में रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोट करने वाले हैं। उसके बाद है डायग्राम, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है।
काफ़ी फ्लो में जब हम लिखते हैं तो हम डायग्राम जो है मिस करने लगते हैं। हम जो है आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको केस स्टडी जो है उसमें आप इजीली जो डायग्राम है वो यूज़ कर पाओगे, ठीक है? इसमें जो है आपका काफ़ी टाइम जो है सेव होता है और आपका जो स्पेस है वो भी अच्छे से कवर होता है और ओवरऑल जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है और डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहता है। डायग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो हमारा जो यूनिक पॉइंट रहेगा वो है एग्जीक्यूशन, ठीक है? हम जो भी ऑप्शन जो चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? हम जो भी ऑप्शन चूज़ करके बताएँगे, जो हमें पूछा जाता है कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं, इस केस स्टडी में हम उसका जो है एग्जीक्यूशन भी बताएँगे कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया और इसके क्या जो इंप्लीकेशन हो सकते हैं, इसे मैं कैसे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, ये हम स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। इमीडिएट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म क्या रहेगा और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका क्या रहेगा, कैसे मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो इसमें हम जगह-जगह जो है अपने कुछ कौन से टूल्स होते हैं जैसे सोप्स, इसे इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो ये हम करके दिखाएँगे। ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, डिजिटल मॉनिटरिंग, सिटीजन चार्टर, अवेयरनेस, कैंपेन्स एंड ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं वो। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है, जो एग्जीक्यूशन है, वो बिल्कुल ऐसे ऑफिसर जो मेंटालिटी है, ऑफिसर जो मैच्योरिटी है, हमारे आंसर में वो नज़र आए। उसके बाद जो है कंक्लूजन रहता है, ये मस्ट रहता है। काफ़ी एस्पिरेंट्स ये मिस करते हैं, ठीक है? लेकिन हम जो है कंक्लूजन ज़रूर लिखेंगे। इससे ही जो है इवैल्यूएटर है आपको कितने मार्क्स देने हैं, वो डिसाइड करता है। पूरे आंसर में अगर आपने कहीं एथिक्स जो है मिस कर दिया है, तो ट्राई करना कंक्लूजन में आप जो एथिकल जो थिंकर है और कोट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ है, अगर आपने वो भी मेंशन कर दिया, तो आपका ओवरऑल आंसर जो है एथिकली जो है वैलिड लगेगा। कंक्लूजन की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है शो एथिकल मैच्योरिटी एंड बैलेंस। ये आपकी एथिकल जो मैच्योरिटी और बैलेंस है उसे दिखाता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दिया है, हम कैसे जो है कंक्लूड करेंगे। जैसे एज कांट सेड, ड्यूटी इज अबव ऑल, येट इन्फ्यूज्ड विद कंपैशन, इट इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन गवर्नेंस। तो ऐसे जो हम कंक्लूड है वो करेंगे। अपनी अलग-अलग जो केस स्टडी है, 6 केस स्टडी हम लिखेंगे। 6 जो केस स्टडी है उनमें हम डिफरेंट जो कंक्लूड है वो करेंगे। हम आपको अलग-अलग जो वेज़ हैं वो बताएँगे। कम से कम ऐसे मिनिमम आपको जो है 10 से 15 वे बताएँगे जिसमें आप अलग-अलग जो कंक्लूड है वो कर सकते हो और सभी जो है वैलिड होंगे, सभी जो है वैलिड होंगे। उसमें कुछ तो यूनिवर्सल होंगे, ठीक है? तो वो आप कहीं भी फिट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में कैसे कंक्लूड करूँ, तो एक कुछ 4 से 5 हम कंक्लूजन आपको यूनिवर्सल जो कंक्लूजन रहेंगे वो भी बताएँगे। हमने यहाँ पे लिखा है दिस स्ट्रक्चर गिव्स योर आंसर क्लैरिटी, बैलेंस एंड एग्जामिनर अपील, ठीक है? तो एक्जेक्टली जो डिमांड है हम वही फिल करेंगे और हम जो है विद इन जो 250 वर्ड की हमें लिमिट है उसके बीच में ही लिखेंगे। नेक्स्ट अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्या एक्सपेक्टेशन रहती है जो इवैल्यूएटर है उसकी और यूपीएससी की जब हम केस जो है वो सोल्व करते हैं। तो हमने जो 10 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है जिसे जिसे हम अगर फॉलो करेंगे, अगर ये हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट होगा तो हमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है? पहला जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिटी इन ईच केस स्टडी। हमारी कोशिश यही रहेगी, हम जो भी केस लिख रहे हैं उसका फिक्स्ड जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करेंगे और हमारा जो सॉल्यूशन है हमने जो ऑप्शन चूज किया है हम कैसे उसे एथिकली सपोर्ट करेंगे, ये हमारा वे जो है अलग-अलग रहने वाला है, ठीक है? तो डाइवर्सिटी है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, अगर उसके उसके साथ-साथ हमने जो कंटेंट है और जो की टर्मिनोलॉजी है, हमने सभी जो केस स्टडी है उसमें वही यूज़ किया, ठीक है? अगर हम वही रीयूज़ कर रहे हैं, वैसा ही कुछ कंक्लूजन जो है, वैसे ही प्रिंसिपल के साथ बैक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो डाइवर्सिटी है, वो मेंटेन नहीं रहेगा और हमें जो है एक जैसी केस स्टडी लिखने के लिए हमारे जो आंसर है, वो अच्छे नहीं माने जाएँगे, ठीक है? वो हम एक जैसा फॉर्मेट दिखाएँगे, तो उसकी वजह से हमें जो है अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले। हम जब भी आंसर लिखेंगे, प्रैक्टिस में भी हम जो भी केस स्टडी लिखेंगे, अलग-अलग केस स्टडी को कैसे डाइवर्स करके लिखना है, वो हम आपको बताएँगे जब हम केस जो है सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो है प्रैक्टिकल एंड एथिकल सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है ना यूटोपियन होना चाहिए, ना ही प्योरली जो टेक्निकल होना चाहिए, जो अचीवेबल ना हो। प्रैक्टिकल और एथिकल सॉल्यूशन जो है वो हमने प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं एथिकल जस्टिफिकेशन। जो भी पॉइंट आपने लिखा है उसे हमें जस्टिफाई करना है कि जैसे ऑप्शन जो है हमसे ऑप्शंस पूछता है, हम ये बताते हैं कि व्हाई मैं ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्यों मैं ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर रहा हूँ? तो उसे आपको जो है एथिकली जो है जस्टिफाई करना है कि इस प्रिंसिपल को ये वॉयलेट करता है, इसीलिए मैं जो है इस ऑप्शन के साथ नहीं जाने वाला, ठीक है? इसके अलावा अगर आप क्यों चूज़ कर रहे हो उस ऑप्शन को, अगर आपने सेलेक्ट किया है, क्यों उसे सेलेक्ट किया है, तो उसे भी हम जो है एथिकल जो थिंकर्स हैं, उनकी जो थ्योरीज़ है, ठीक है? एथिकल जो वैल्यूज़ हैं, उसके साथ हम जो है बैक करेंगे। तो एथिकल जस्टिफिकेशन जो है ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है केस स्टडी को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो हम जो फोकस यही करेंगे, हमारी जो पर्सनल जो एग्जांपल्स हैं वो हम ज़्यादा ना लिखें, ठीक है? 1-2 हम पूरे आंसर में 1-2 जगह पे आप जो पर्सनल एग्जांपल लिख सकते हो, उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है? उनकी एग्जांपल लिखी जाए, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो लिखी जाए, गांधी जी की जो फिलॉसफी है हम वो यूज़ करें, अदर जो थिंकर्स हैं उनके व्यू पॉइंट जो है वो लिखें, ठीक है? ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इससे आपका जो आंसर है वो यूनिक रहने वाला है। काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो नेशनल लेवल पे जो बातें वो लिखते हैं अपने आंसर में प्रेशर की वजह से। हम जो है कोशिश यही करेंगे, प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि जो ग्लोबल लेवल में वही इशू जो चल रहा है और ग्लोबल जो इश्यूज में उसका क्या सॉल्यूशन जो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या रही है, वो हम अपने जो केस है उसमें इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको आपकी जो यूनिकनेस है वो रहने वाली है, जो डाइवर्सिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है यहाँ से आपको बढ़िया मिलने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गिवन रोल। तो जो भी रोल आपको दिया गया है यूपीएससी इस पॉइंट पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहा है, क्योंकि आप जब भी देखोगे ऐसी केस स्टडी को पूछने लगता है जिसमें अगर आपको अपना जो रोल है, अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी है, केस में जो आपको रोल दिया गया है, अगर वही क्लियर नहीं है, ठीक है? आपको रिस्पांसिबिलिटी जो है और आपका जो रोल है वो क्लियर नहीं है, तो आप जो अपना जो सॉल्यूशन है केस को सोल्व करने के लिए आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक जितनी भी उसने केस स्टडी पूछी है 2013 से लेके 2025 तक, आप सभी के जो है पहले उसे अलग-अलग टाइप्स में जो है डिवाइड करिए। उस टाइप में अलग-अलग जो आपका जो रोल रहा है डीसी का, ठीक है? वो लिखिए, ठीक है? वो जो स्टेक होल्डर जो मेंशन करता है वो लिखिए और उन सभी का क्या रोल रहता है, लगभग सभी के एटलीस्ट 2 रोल लिखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसकी वजह से आपके जो एथिक्स की
इसकी वजह से आपकी जो केस की जब आप सोल्व करोगे तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो दूसरों से ज़्यादा रहेगी। जब भी आप पॉइंट लिखोगे, आप स्टेक होल्डर के हिसाब से लिखोगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी केस में दी गई है, अगर आपको अच्छे से क्लियर है, तो आप उस मैच्योरिटी के हिसाब से अपना जो केस है वो सोल्व करोगे, ठीक है। हम भी अपने एंड पे जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केस स्टडी, हम आपको बढ़िया से बताएंगे इसका क्या रोल है, ठीक है, और इसे कैसे हम यूटिलाइज करेंगे केस को सोल्व करने के लिए। सिक्स्थ है क्लियर स्ट्रक्चर एंड फ्लो, ठीक है। तो ये हमने आपको ऊपर भी बता दिया, आपका जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स्ड है और मेंटेन रखना है आपको, अपना जो ये फ्लो है सभी जो आंसर है उसमें नजर आए, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगा, स्टेक होल्डर होगा, एथिकल डायलेमास होंगे, ऑप्शंस जो है आपको पूछेगा, उसके मेरिट डीमेरिट हम बताएंगे, क्या बेस्ट सोल्यूशन रहेगा वो बताएंगे, ये आपका यूनिक पॉइंट है एग्जीक्यूशन वाला, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम जो कंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आपको जो है मान लीजिए 1 नंबर प्लस मिलने वाला है, दूसरों के मुकाबले आपको 1 नंबर यहाँ पे प्लस मिलेगा। सेवंथ है बैलेंस्ड अप्रोच, हमें जो है अपने क्वेश्चन में बाइस्ड नहीं होना है, हमारा जो अप्रोच रहेगा वो बैलेंस रहेगा। हम जो बात करेंगे उसे हम वह करेंगे लो के साथ और कंपैशन के साथ, ठीक है। हम लो की बात भी करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो सोल्यूशन होगा वो कंपैशन ओरिएंटेड भी होने वाला है। शॉर्ट टर्म जो रिलीफ है और लॉन्ग टर्म जो रिफॉर्म है, ये दोनों की बात करेंगे, प्रेफर करेंगे हम लॉन्ग टर्म को। तो ये हमसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है, हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट 8 जो पॉइंट है वो है स्टेक होल्डर सेंसिटिविटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर जो है हम उसे मिस नहीं करना है। ऐसा भी बहुत रहता है, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है, केस स्टडी की, और आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आपको प्रेशर की वजह से आप जो है जो आपने पीछे जो आपने फिक्स कर लिया है अपना जो स्ट्रक्चर है, इतनी प्रैक्टिस के बाद आप जो स्टेक होल्डर को है बोलने लगते हो, जो आप केस पढ़ते हो तो उसे जो है बोलने लगते हो। क्यों? आपके माइंड में ये रहता है कि ये केस पूछा गया है, तो आप उस हिसाब से जो आंसर है वो देने लगते हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। हम जो केस सोल्व कर रहे हैं उसमें जो स्टेक होल्डर है उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके हिसाब से उनकी जो सेंसिटिविटी के हिसाब से हमें उन्हें जो है प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है, ताकि हमारा जो पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन इशू है, वो मिस ना हो, उसे हम प्रेफर करेंगे और उसे पहले जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जो वनरेबल जो सेक्शन होगा, वनरेबल जो ग्रुप होगा, अगर केस स्टडी में दिया गया है तो हम पहले उन्हें प्रेफर करेंगे और उनका जो सोल्यूशन है पहले वो बताएंगे, ठीक है। उनका जो इश्यूज है और उनके जो सोल्यूशन है पहले हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद आगे जो लेस इंपॉर्टेंट है उसे हम प्रायोरिटी में नीचे लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, कभी कभी प्रायोरिटी में ऐसे जो ऑप्शन है ऊपर नीचे कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा जो फ्लो है वो भी अच्छा नहीं रहता। हम क्या करेंगे, स्टेक होल्डर की जो सेंसिटिविटी है इसे ध्यान में रखते हुए अपना जो आंसर है लिखेंगे, और हम जगह जगह मेंशन करेंगे फ्यूचर जो जनरेशन है उसके बारे में और जो एनवायरमेंट है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये बेसिक है, ये आपको पता होगा, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो आप आंसर लिख रहे हो उसमें जो आप जो एक्सप्रेशन के लिए आप जो वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपको जो एथिक्स है उसकी टर्मिनोलॉजी वो है यूज करनी है। जैसे ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मोरालिटी, प्रॉपर्टी, तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं हम यूज करेंगे। लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, हम जो सोल्यूशन लिखेंगे, हमारा ये भी कोशिश रहना चाहिए कि हमारे ये जो बेसिक कीवर्ड्स हैं ये जगह जगह रिपीट ना हो, ठीक है। इसका जो रिपीटेशन है वो कम होना चाहिए। हमारे पास एथिक्स में जो की टर्मिनोलॉजी है, कीवर्ड्स हैं, उसकी कमी नहीं है, ठीक है, उसकी कमी नहीं है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने जो कीवर्ड्स हैं उन्हें याद रख पाते हैं, कैसे डाइवर्सिफाई करके हम अपना जो आंसर है अलग अलग कीवर्ड की वजह से हम जो लिख पाते हैं। तो हम भी आपको जो है ऐसे कीवर्ड्स बताएंगे जो आप, अगर आपका वो रिपीटेड, अगर आपने वो एक बार मेंशन कर दिया तो कोशिश करिए उसे ना लिखिए, किसी और कीवर्ड को उसकी जगह फिट करने की कोशिश करिए। तो ये भी स्किल है, ये हम विद टाइम आता है, तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन में आपकी काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट 10th जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। तो हम जो है कंक्लूजन पे भी फोकस करेंगे। हमारा जो कंक्लूजन है वो बढ़िया रहना चाहिए। क्यों? लास्ट इंप्रेशन मैटर मोस्ट। जो लास्ट इंप्रेशन है जिसे पढ़ने के बाद वैल्यूएटर ये डिसाइड करता है कि ये एस्पिरेंट जिसने ये केस जो है सोल्व किया है ये कितने मार्क्स डिजर्व करता है। अगर आपने उसे इंप्रेस कर दिया कंक्लूजन के साथ तो आपको बढ़िया मार्क्स वो देके जाने वाला है। इसमें हम जो एंड करेंगे किसी कोड के साथ, थिंकर के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल है उसके साथ। बिल्कुल जो रेलेवेंट कोड होगा, रेलेवेंट जो थिंकर फिट बैठता होगा और रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल है उसके साथ जस्टिफाई करेंगे। उसके साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लर्निंग है ओवरऑल एक डाइवर्सिफिकेशन में हम जो है केस स्टडी में हमें क्या लर्निंग मिला वो भी हम बता सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो पॉइंट है वो यूनिक भी रहेगा और हमारा कंक्लूजन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। तो ये ओवरऑल ऐसी बातें हैं, 10 बातें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस की, जो हमसे जो है एक्सपेक्ट की जाती हैं ड्यूरिंग द सोल्विंग ऑफ केस स्टडी, ठीक है। तो ये हमने 10 जो पॉइंट है ये याद में रखने हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो पॉइंट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसी कौन से पॉइंट है जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, जो हमने ध्यान में रखने हैं जब भी हम केस स्टडी है उसे आंसर करेंगे तब। पहला जो है रिजाइन फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है। कभी कभी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि केस में काफी डिफिकल्टीज है, ठीक है, तो वो पहला ऑप्शन जो है ये लिख देंगे रिजाइन फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है रिजाइन फ्रॉम ड्यूटी, ठीक है, इग्नोर द सिचुएशन, ऐसे जो पॉइंट है हम नहीं लिखने वाले। ऐसे जो नेगेटिव पॉइंट है हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप एक प्रॉब्लम जो सोल्विंग जो सिविल सर्वेंट हो वो बनने वाले हो, ठीक है, नॉट एस्केप। तो आप जो सिचुएशन है उससे भागने नहीं वाले, आप जो है सिचुएशन को टैकल करने वाले हो, उसे कैसे ओवरकम करना है उसके ऊपर जो है डिसीजन लेने वाले हो इन द जो प्रेशर जो सिचुएशन है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उसमें, ठीक है। एथिकल डायलेमास में आप कैसे चूज कर रहे हो, कैसे उसे एथिक्स का जस्टिफाई करने वाले हो अपने जो डिसीजन है उसे, बेसिकली वो स्किल जो है वो आपकी देखना चाहता है। तो रिजाइन फ्रॉम ड्यूटी ये कहीं भी बढ़िया ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमने जो ऑप्शंस लिखने हैं मैक्सिमम 3 से 4 ही लिखने हैं और हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं रहेगी जब भी हम कोई सोल्व करेंगे। जो 3 से 4 ऑप्शन जो है वो हम इजीली जो है बना पाएंगे, अच्छे से बना पाएंगे। अगर हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो हम जो ऑप्शंस है वो इजीली रेडी कर पाएंगे। ऐसे जो नेगेटिव्स है रिजाइन फ्रॉम ड्यूटी ऐसी बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने भी यही ध्यान में रखना है। अनटिल अनलेस अगर इसका जो जिक्र है अगर केस स्टडी में नहीं किया, ठीक है, केस स्टडी में अगर रिजाइन के रिलेटेड कोई बात नहीं की तो हम जो है इसे अपने जो ऑप्शंस है उसमें मेंशन नहीं करने वाले। सेकंड पॉइंट है जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता वो है टेक द साइड ऑफ अनएथिकल एक्टर। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो किसी अनएथिकल एक्टर जो है केस स्टडी में आपको दिया गया है, तो अगर आपने उसे किसी भी तरीके से बैक करने की कोशिश की तो वहीं पे आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव में जाने वाले हैं, वहीं पे आपको जो पेनल्टी वो मिलने वाला है।
ठीक है, हमने किसी भी तरह से जो करप्ट पॉलिटिशियन है, चाहे कितना भी बड़ा है, चाहे हमारा रिलेटिव क्यों ना हो, हम उसके अगेंस्ट में जो एक्शन है वो लेने वाले हैं, ठीक है। हम उसका जो साइड है नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है। बाइस्ड ऑफिसर जो है उनकी साइड हमने नहीं लेनी। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, इग्नोर हीनियस क्राइम्स, ठीक है। कभी-कभी ऑप्शंस में अगर हमने देखा कि क्राइम ज्यादा है, ठीक है, तो हम पहला ही जो ऑप्शन है वही लिखते हैं, इग्नोर द सिचुएशन, ठीक है, इग्नोर द क्राइम, ठीक है, इग्नोर द सिचुएशन। तो ये जो पॉइंट है हमने अपने आंसर में अपने जो ऑप्शंस है उसमें नहीं लिखना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं बातें कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 2 3 से 4 ऑप्शंस तो हमें लिखनी होती है और उसमें भी हम ऐसी ऑप्शंस अगर लिखेंगे इग्नोर हीनियस क्राइम, इसके अलावा भी काफी ऑप्शंस होती हैं जो जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस में आपको जो है आपके मार्क्स जो है कटने वाले हैं और आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन नहीं है आपके पास ऑप्शन है, आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं करना है ऐसे ऑप्शंस, ठीक है। हम ऐसे ऑप्शन जो है नहीं यूज करेंगे। जैसे अगर चाइल्ड लेबर की बात हो रही है केस स्टडी में, ह्यूमन हरासमेंट की बात हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रहने वाली है। हमें इसको जो है इग्नोर किसी भी हालत में नहीं करना है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हमारी जो मोरल वैल्यू है उसके खिलाफ है। तो हम केस में पहला जो ऑप्शन है इग्नोर वाला ये नहीं लिखेंगे। हालांकि हमारे पास ऑप्शन होगा, रियल लाइफ में भी होगा, हम ये इग्नोर सिचुएशन नहीं करने वाले, ऐसा ऑप्शन भी नहीं लिखने वाले, इसकी जगह कुछ और लिखेंगे। फोर्थ जो है चूज पर्सनल इंटरेस्ट ओवर पब्लिक नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा ये हम बैलेंस जो है इसके ऊपर काफी ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस साल उसने पूछा था कि इस साल जो पहली केस स्टडी थी वो थी विजय डीसी है, उसकी जो मदर है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और अदर साइड वो अभी जो ड्यूटी पे है जिसमें वो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है लीड कर रहा है, जो डिजास्टर रिलीफ है लोगों को उसे प्रोवाइड करने के लिए। तो उसने जो है रिचुअल परफॉर्म भी करने हैं, अपनी जो मदर है उसकी जो डेथ हो चुकी है वहाँ पे भी आना है क्योंकि उसका कोई रिलेटिव यहाँ वहाँ पे नहीं है। तो उसने जो है पर्सनल भी देखना है, ठीक है, उसने जो पर्सनल भी देखना है और पब्लिक जो है वो भी जरूरी है, ठीक है। अब इसे जो है इस ऐसी जो सिचुएशन है यूपीएससी अभी इसके ऊपर काफी फोकस कर रहा है, इसे हम कैसे बैलेंस करके लिखने वाले हैं, ये हम जब केस सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। हमारा जो फोकस रहने वाला है वो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर पहले रहने वाला है। इस सिचुएशन में उसे जो पहले पब्लिक के बारे में सोचना है, फिर जो है अपने पर्सनल लाइफ है उसके बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक की ड्यूटी में ही वो लगा रह जाए और अपने जो रिचुअल्स है, अपने जो पर्सनल और जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है अपने ऊपर वो आने दे। इस रिचुअल को परफॉर्म करना भी जरूरी है, तो वो भी वो करेगा। कैसे करेगा, वो केस को सोल्व करेंगे तब आपको जो बेटर पिक्चर इसका नजर आने वाला है। तो ऐसे जो पॉइंट है इसमें पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसे फर्स्ट रखेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है हम वो भी जो है उसे भी सिलेक्ट करेंगे, उसे भी हम जो सेकंड प्रायोरिटी है उस पर रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे एक्सेसिव ऑब्जेक्टिविटी ओवर कंपैशन। तो ये भी केस स्टडी अगर हम रिलेट करें, अभी जो इलीगल माइग्रेंट्स जो है हमारे देश में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, और वो जख्मी हालत में उनके साथ जो है सोल्जर भी है, उनके पास हथियार भी है। यहाँ पे आपका जो कंपैशन है या इसको आपको जो है प्रेफर करना है, जब भी आपको कोई जख्मी हालत में मिले, आपका पहला जो गोल होना चाहिए, आपका इंसानियत का जो गोल है वो होना चाहिए। आपकी आंसर में कंपैशन जो है, जब भी ऑब्जेक्टिविटी और कंपैशन की बात आई तो आपने हमेशा जो है कंपैशन को चूज करना है, प्रायोरिटी कंपैशन को ही देनी है। हमने जो ऑब्जेक्टिविटी है उसे भी ब्रेक नहीं करना किसी तरीके से, उसका भी सोल्यूशन जो है हम बताएंगे, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा कंपैशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो हम जो ऑप्शन चूज करें उसमें हम ऑब्जेक्टिविटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिविटी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये हमसे एक्सपेक्ट जो है नहीं किया जाता। हम जो है रूल बेस्ड काम नहीं करने वाले, जो फिक्स्ड रूल है हम उसके ऊपर काम नहीं करने वाले। हम रूल्स में जो रिफॉर्म हो सकता है, जो सिचुएशन है उसे टैकल करने के लिए वो जो ऑप्शन है उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है और ये केस स्टडी में भी पूछा गया था कि पुअर लेडी है, वो एलिजिबल है गवर्नमेंट जो है उसके बेनिफिट्स के लिए, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करने वाले हो। तो आपको जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखानी थी। ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से क्या होगा, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे जो है जो बेनिफिट्स है वो नहीं मिलने वाले, लेकिन यहाँ पे आपको आगे आके कंपैशन जो है उसे फॉलो करना था, ठीक है। कंपैशन के साथ जो डॉक्यूमेंट है वो अरेंज करके देने थे पुअर लेडी को, और उसे जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड होने थे, ठीक है। कंपैशन भी है और ओल्ड लेडी है, ठीक है। हमारा जो पब्लिक सर्विस है उसे भी हमें जो है प्रायोरिटाइज करना है। तो ये आपको केस के हिसाब से सब समझ में आ जाएगा। ये हम केस को जब हम केस सोल्व करेंगे तब आपको बेटर पिक्चर इसका जो है नजर आने वाला है। कैसे जो है हम एक्सेसिव ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ना जाके जो कंपैशन है वैसी ऑप्शन जो है सिलेक्ट करने वाले, और यही जो है हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता केस स्टडी को सोल्व करने के लिए, वो है डिपेंड ऑन मीडिया एंड एनजीओस, ठीक है। कई बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, वो उनके माइंड में यही रहता है कि अगर कुछ भी समझ में ना आए तो ऐसे जो पॉइंट है वो लिख दें, जैसे मीडिया एनजीओस। तो इनकी जो हेल्प है इनके ऊपर हमें जो है डिपेंड नहीं रहना है, ये हमें प्रायोरिटाइज नहीं करना है, ठीक है। प्रायोरिटी पे हमारा जो सबसे मेन काम है, हमारा जो काम है, हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हम उसके ऊपर एक्ट करने वाले हैं, ना कि एनजीओस और जो मीडिया है उनका जो हेल्प है वो लेने वाले हैं। तो कोशिश यही करना, क्योंकि एनजीओस और मीडिया जो है हमें जो भी इशू केस स्टडी में दिया गया होगा उसकी जो सेंसिटिविटी है उसे इंक्रीज करने वाले हैं। तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। कोशिश करना ऐसे जो पॉइंट है वो आप अवॉइड करना, ठीक है। अगर लिखना है तो हम आपको कैसे इसे कोट करना है वो हम आपको बताएंगे। अगर केस स्टडी में ही मेंशन है तो हम इसका जो जिक्र है वो तो करेंगे, लेकिन नहीं मेंशन है तो हम ऐसे जो पॉइंट है वो नहीं लिखेंगे, मीडिया एनजीओ ऐसे पॉइंट नहीं लिखेंगे। जैसे इस साल उसने जो पूछा था, जो डाइजेस्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था क्लाउड बर्स्ट के ऊपर, तो वहां पे भी हम जो है मीडिया और एनजीओ की हेल्प लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है नहीं लिखेंगे। हालांकि स्टेक होल्डर में हम मेंशन करेंगे मीडिया एनजीओ, ये जो है रोल में आने वाले हैं, लेकिन इसका जो जिक्र है हम ऑप्शंस में नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट देखेंगे जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, वो है वोलेट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। कहीं भी किसी भी केस में आपको ऐसा पॉइंट्स नहीं लिखना है, उसे सपोर्ट नहीं करना है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स है उन्हें ब्रेक कर रहा हो, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आर्बिट्रेरीनेस हो गया, कम्युनल और कास्ट बायस वो हो गया। जैसे हमने अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा उसमें एक एग्जांपल बताया था, जो सरपंच वाला केस था, जिसमें एक गांव में एक स्कूल में जो कुक है वो लोअर कास्ट है उससे बिलोंग करता है, और अपर कास्ट के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उसके द्वारा बनाया हुआ खाना जो है नहीं खाने दे रहे, ठीक है। तो उसकी वजह से ऐसी जो सिचुएशन है, आप सरपंच हो, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करने वाले हो, तो ये आपने करना है, ठीक है। क्योंकि ये अनटचेबिलिटी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसे आप कैसे टैकल करोगे ये आपको केस में पूछा गया था। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आंसर करेंगे तब।
तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं जो वायलेट करते हैं, ऐसे इसको हम जो सपोर्ट नहीं करेंगे। इस ऑप्शन को हम किसी भी तरीके से हमारी जो कल्चर वैल्यूज है, ट्रेडिशन है, उसके साथ बैक नहीं करेंगे। अगर आपने इस जो सिचुएशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसे आपने बैक कर दिया ऑप्शन में, तो ठीक है, वहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं कट जाएंगे। हो सकता है आपकी वो केस स्टडी है उसमें आपको 0 मार्क्स मिले। ठीक है, तो ऐसे जो बोल्ड पॉइंट है आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट जो 8th पॉइंट है वो लिखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म गोल वर्सेस लॉन्ग टर्म जो सिस्टमैटिक सॉल्यूशन। वो अगर आपने फोकस किया शॉर्ट टर्म में, ठीक है, अगर आपने जो आंसर लिखा उसमें जो आपने ऑप्शन चूज किया, अगर वो आपका शॉर्ट टर्म जो मोटिव है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका गलत है। हमें हमेशा जो है लॉन्ग टर्म जो विजन है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। हालांकि हम रिफ्लेक्ट दोनों करेंगे इसका शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशन क्या रहने वाला है, इसकी वजह से तो हमें जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो दिखा रहे हैं कि जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ उसमें शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या रहने वाले हैं और लॉन्ग टर्म जो इंपैक्ट है वो क्या रहने वाले हैं। तो हम जो चूज करेंगे वो लॉन्ग टर्म जो सिस्टमेटिक सोल्यूशन होगा वो करेंगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दी पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। 9th है ओवर आइडियलिज्म। हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, यूटोपियन नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी एस्पिरेंट्स जो है ऐसी टर्म्स जो है यूज करने लगते हैं, जैसे एलिमिनेट करप्शन इन वन स्टेप, इट विल एलिमिनेट द पॉवर्टी। तो ऐसे जो पॉइंट है, इट विल एलिमिनेट द हंगर, ऐसे जो बोल्ड स्टेटमेंट है हमने कहीं भी अपने आंसर में मेंशन नहीं करने, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होने वाला कि जो करप्शन है वो एलिमिनेट हो जाए। हम यहाँ पे जो न्यूट्रल वर्ड हैं, जैसे इट में रिड्यूस करप्शन, ठीक है, इट विल रिड्यूस, इट विल हेल्प इन रिड्यूस करप्शन, इट विल हेल्प इन रिड्यूस पॉवर्टी, ऐसे जो न्यूट्रल कीवर्ड्स हैं वो यूज करेंगे, ना कि ऐसे जो एलिमिनेट। ऐसे एलिमिनेट जो ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी आपको नहीं देखने को मिलते, तो हम भी यूज नहीं करने वाले। ऐसा सोल्यूशन में हम जो जस्टिफाई पॉइंट नहीं करने वाले, जिसमें हम ऐसे जो एलिमिनेट वाले जो पॉइंट है, बोल्ड स्टेटमेंट है, हम नहीं लिखेंगे। ये हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, हमारा जो सोल्यूशन हो वो ओवर आइडियलिज्म हो। 10th पॉइंट है पासिंग ब्लेम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर हमारे ऊपर जो ब्लेम लगा है, केस स्टडी में लगा है, तो हम उसे जो प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये गलत है। ठीक है, यूपीएससी कभी भी आपको ऐसा केस नहीं देगा जिसमें अगर आपके ऊपर ब्लेम लगा है वो हमेशा ही आपके ऊपर गलत हो, तो ऐसा केस तो वो देने नहीं वाला। हम कैसे भी अपने उस सिचुएशन को सोल्व करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हम गिल्टी नहीं है। ठीक है, हम गिल्टी नहीं है, हमारा जो ब्लेम है उसे हम पास नहीं करेंगे। अगर हमसे जो गलती हुई है, ठीक है, हम उसे जो है लर्न करेंगे, उसे जो एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी गलती नहीं है तो उसे हम प्रूफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो ब्लेम है उसे पास करेंगे। तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, उसे शो करता है। ये थे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको एक बढ़िया जो इंसाइट है यहाँ से मिला होगा। ऐसे जो पॉइंट्स हैं यूट्यूब पे कोई भी कवर नहीं करता है। ठीक है, और आप जब प्रैक्टिस करते हो तब आप धीरे धीरे ये समझते हो, एक्सपीरियंस के साथ ये जो है आपको आता है। जल्दी से एक क्विक रिकैप करते हैं, हमने क्या सीखा। हमने आज देखा ओवरऑल जो अप्रोच रहना चाहिए केस स्टडी को सोल्व करने में GS4 में, वो क्या है। हमने क्या मेजर इश्यूज हैं एस्पिरेंट फेस करते हैं वो बताया, क्या सोल्यूशन होना चाहिए वो बताया, क्वेश्चन की कौन कौन सी टाइप आपको पूछी जाएंगी हमने वो डिस्कस किया, 4 टाइप पूछी जाती हैं। उसके बाद कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है, फिक्स्ड जो स्ट्रक्चर रहता है इस केस स्टडी में हमने आपको वो बताया। कैसे उन्हें डाइवर्सिफाई करके लिखना है हमने आपको वो भी बताया। और हमने क्या एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर रहती हैं जब हम केस सॉल्व करते हैं, हमने आपको वो बताया। 10 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट वो देखे। उसके अलावा 10 ऐसे पॉइंट भी देखे जो हमसे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। ठीक है, तो यहीं पे आपको जो पेनल्टी मिलता है जब आप ऐसी जो चीजें वो वॉयलेट करते हो। आई होप आपको एक बढ़िया जो इंसाइट है इस लेक्चर से सीखने को मिला होगा। बढ़िया से हमने जो डिस्कस किया। जल्दी से अभी हम जो केस है वो सोल्व करने वाले हैं। एवरी संडे हम जो केस स्टडी है वो सोल्व करेंगे। पहले हम 2025 की जो PYQ है वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो न्यूज में होगा कभी वो डिस्कस करेंगे, कभी जो PYQ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल हमारा जो आज का लेक्चर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।